कई बार क्या होगा आपकी जिंदगी में कि हमको स्ट्रक्चर ही दे रखा होगा, भाई ये क्या दिक्कत है। या फिर उल्टा सोच सकते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन डालना कि आपका सैचुरेटेड बन जाए, ऐसे भी सोच सकते हो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच आइसोमेरिज्म इज बीइंग शोन। अगर वो ट्रिक आप सही से अप्लाई कर दो तो क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दिमाग में चलते रहना चाहिए, डीयू सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे दिख ही रहा मुझे 4 कार्बन 4 कार्बन। अब जो हमको करना है दैट इज बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है। आप यहां से इसको पकड़ के ऐसे घुमा नहीं सकते, ये दिमाग में रखना। एक अगर स्टेट है तो बगल वाला ऐसे होगा, फिर ऐसे स्टेट होगा, फिर ऐसे होगा। ये तो पता लग गया कहां जीआई हो रहा है, कहां जीआई नहीं हो रहा। दिस वी हैव ऑलरेडी नो। एक तरह से नंबरिंग वालों को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इनमें रूल क्या होता है, आपको एक्टिव डबल बॉन्ड ढूंढने होते हैं। सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भी आप सब लोगों के। निखिल सर, आज हम लोग लेके आए माइंड मैप सीरीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आइसोमेरिज्म। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने लास्ट क्लास में दैट इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का आपने लेक्चर लगा लिया होगा। जैसे कि उस क्लास में मैंने बोला था, इस क्लास में वही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, क्लासेस में डिटेल में देख रखा है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बिकॉज यहां पे हम लोग क्रिस्प में सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यार आज ना हम लोग जो मेजरली पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एज वेल एज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको डिटेल में देखेंगे आज। बात करते हैं इससे पहले, क्योंकि हमें टॉपिक जो कवर करना है वो है बेसिकली योर मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो आइसोमेरिज्म से थोड़ा अलग है, बट हाँ इसके हेल्प से हम लोग आइसोमेरिज्म में काफी इजी कर लेंगे चीजें। तो ये है जी आपका डीयू, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल सकते हो, या अनसैचुरेशन इंडेक्स होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल सकते हो, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी होता है। इट इज सिंपली एक हम लोग डीयू बोलेंगे, ठीक है। तो अपन डीयू से याद रखते हैं। क्या होता है डीयू, उसको समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में एक ओपन मैंने बना रखा है, लेकिन ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल सकता हूँ ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। इस सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं हाइड्रोजन हटाना चाहता हूं। लेट्स से मैंने अभी ये वाले हाइड्रोजन हटाए। अगर मैं ये वाले हाइड्रोजन हटाता हूं तो एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, तो मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। देखना भाई, CH3 CH, ये हो गया H एक तरह से, ये इसको H बोल देता हूं। और यहां से ये हाइड्रोजन हटाया तो यहां पे इनके बीच में एक बॉन्ड की कमी होगी, तो मैं एक बॉन्ड जनरेट कर देता हूं, और यहां पे आ गया CH2। तो मतलब एक हाइड्रोजन हटा के मेरे पास एक पाई बॉन्ड आया। आई थिंक दिख रहा है मुझे, यहां पे क्या आ गया, यहां पे एक पाई बॉन्ड आ गया। तो यार इसका जो डीयू होगा ना, हम लोग क्या बोलेंगे, दिस डीयू विल बी 1। तो या तो डीयू आप ऐसे लेके आ सकते हो, क्योंकि कितना ये, क्योंकि ये क्या है, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अपन बेसिकली यही बोलते हैं कि कितनी अनसैचुरेशन आई, ठीक है। या फिर उल्टा सोच सकते हो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन डालना कि आपका सैचुरेटेड बन जाए, ऐसे भी सोच सकते हो। सेम हरकत अब ऐसे भी की जा सकती थी। देखो जरा, ये तो हो गया आपने उस तरह से करा। क्या पता अगर मैं हाइड्रोजन यहां और यहां से हटाता है, यहां और यहां से हटा देता, तो एक पॉसिबिलिटी है। अब ये कार्बन कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पे कार्बन के बीच में कनेक्शन हो जाएगा। तो ये अगर आप हाइड्रोजन हटाते तो यार यहां पे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर अब आपको ऐसा दिखता है, CH2, ये CH2 और ये आपका CH2, और ये आपका ऐसा बॉन्ड बन गया। तो मतलब जब एक रिंग आती है, एक रिंग पे भी आप क्या बोल सकते हो कि आपकी डीयू वैल्यू कितनी है, डीयू वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी जिंदगी में या तो पाई बॉन्ड है या कोई रिंग है, तो वो बेसिकली अनसैचुरेशन का एक इंडिकेशन होता है। वहां पे आपके हाइड्रोजन कम होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, उसी को डीयू बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स इज योर अनसैचुरेशन। वो यहां पे लिखा है, जितने पाई बॉन्ड होंगे, जितनी रिंग्स होंगी, उतनी आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। तो मान लीजिए अगर यहां पे मुझे काउंट करना है, तो डीयू क्या होगा भाई, एक इसमें रिंग आ रही है, एक इसमें पाई बॉन्ड आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसका डीयू वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसमें देखो 2 रिंग आ रही है इसके अंदर, प्लस एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इसका अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो गया, अगर मेरे को रिंग और ये दे रखा स्ट्रक्चर तो मैं आसानी से बना लूंगा। कई बार क्या होगा आपकी जिंदगी में कि हमको स्ट्रक्चर ही दे रखा होगा, भाई ये क्या दिक्कत है, बिना स्ट्रक्चर के कैसे करेंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जिंदगी में हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आप फॉर्मूले से जा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, इट इज 1 प्लस NC। NC इज नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम्स, जैसे आपके कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सो एंड सो ऑन, प्लस NN, N इज नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम्स, जैसे आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह हो गए, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स इज H, दैट इज जैसे आपके हेलोजन्स हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या आपके हाइड्रोजन हो गए सिंगल वैलेंसी वाले। और डबल वाला आता ही नहीं, इसमें डाइवेलेंट कोई नहीं आता। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसको मैं CTM करता हूं, CTM मतलब कमिट टू मेमोरी, याद रखना है।
ये अगर आप याद रखते हो तो आप सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर करके दिखाऊं तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस कार्बन 3 है प्लस मोनोवेलेंट, ये कौन सा मोनोवेलेंट, तो मोनोवेलेंट माइनस का होता है, तो मोनोवेलेंट में माइनस आता है, -6/2। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसको लेना नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 + 3 - 3, दिस विल गिव मी 1, तो इसका du 1 हो जाएगा। इस पे आते हैं, यहां पे एक तो कार्बन 4 वाला होता है तो दिस इज 10 माइनस हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है तो 8/2, सॉल्व करेंगे तो 1 + 10 - 4, दिस इज बेसिकली 7, तो इसका du कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो दिमाग में एक चीज रखनी है कि आपकी जिंदगी में जो भी du आ रहा है वो फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। एक इसका थोड़ा एडवांस स्ट्रक्चर जो होता है, एडवांस क्वेश्चन जो आता है वो आपके आता है अगर ऐसे दे रखियो करने का। इसको एक दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि आप क्या कर लो, आप यहां पे फेजेस काउंट कर लो। फेज समझते हो, फेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यस, एक क्यूब के 6 फेजेस होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेसेस -1, तो कितने फेज आ रहे थे इसके 6 होते हैं, 6 - 1, तो इसका du 5 होगा। तो आप यहां पे du ऐसे निकाल सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ du। इसको ऐसे किया जा सकता है। एक तरीका ऐसा करने का यह भी है कि आप क्या कर लो, आप इसका फॉर्मूला बना लो, कार्बन 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 कार्बन, तो अगर आप क्या चेक करोगे तो हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा। तो जब फॉर्मूला बनाओगे ना तो यहां जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज C8H8, और इसके अंदर आप du का फॉर्मूला लगा दो, 1 + 8 - 8/2, यह आ जाएगा 1 + 8 - 4, यह आ जाएगा भैया 4 + 1 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तरीका आपको ऐसे क्वेश्चंस करने का। या फिर आप ये चीज यहां पे करके देख लो। अब इसमें क्या है, इसमें देखो जरा 3 ये ऊपर एक फेज, नीचे एक फेज, 2 फेज ये हो गए, साइड का एक और सामने का एक, तो टोटल 5 हो गए। तो यहां पे du निकालोगे तो 5 - 1 ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यही चीज आप फॉर्मूला पे भी कर सकते हो, मतलब तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें ठीक लगे। आइडिया ये है कि आप फेजेस, अगर फेजेस काउंट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे तो एक एक करके फॉर्मूला बना लेना, ज्यादा कोई लोड है नहीं उस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया du। अब ये du करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिना du के आपको आइसोमेरिज्म क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको du का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम लोग आइसोमेरिज्म में कैलकुलेशंस करते हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स आप निकाल के बताओ, तो वो आपके बिना du के निकलेंगे नहीं, ठीक है। यहां पे आते हैं, अब आइसोमर्स होते क्या है, 2 or more than 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ये होता है जी आपका आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल लिया वो मैंने कि एक फॉर्मूला है C2H6O, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो CH3CH2OH, मतलब ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो CH3OCH3, ये कैसा है, एक ईथर लिंकेज है, ईथर ग्रुप हो गया। ये अलग अलग ग्रुप्स है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, अल्कोहल अलग होता है, ईथर अलग होते हैं, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यस यस, लेकिन क्या है, चीज अलग है, यस, चीज अलग है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे अपना आइसोमर्स, ठीक है। फॉर्मूला सेम है लेकिन इसका जो अरेंजमेंट है वो अलग है। 2 or more than molecule having सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों लिखा हुआ है, दिस शुड बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका आइसोमर्स, ठीक है। तो वो कंपाउंड जो अलग है लेकिन फॉर्मूला उनका सेम है, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये जो आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये जो आइसोमर्स होते हैं ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कवर करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामर्स, टॉटोमर्स, ये हम लोग पूरे आज कवर करेंगे। और एज वेल एज हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स, एक स्पेशल कैटेगरी होती है, आगे जाके देखेंगे। उसके अंदर आते हैं कॉन्फिगरेशनल, जो कि होते हैं ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, और एक आता है कॉन्फॉर्मर्स। अब ये वाला पार्ट हम लोग आज कवर करेंगे, कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट आज कवर कर लेंगे, मतलब इतना आज होगा, ये आज की क्लास में कवर कर लेंगे इतना मामला। और ये जो 2 हैं ये हम लोग नेक्स्ट जो आपका 12th वाला पोर्शन आएगा तब कवर करेंगे, यस। तो इन पे आते हैं जरा। तो आज पहले हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्लियर होगा, फिर ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, वो क्लियर होगा, फिर ऑप्टिकल एंड कॉन्फॉर्मर्स पे जाएंगे। तो सवाल ये है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, इस पे आ जाते हैं। 2 or more than 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, मतलब आपके पास ऐसे फॉर्मूला तो देखो सेम रहना तभी वो आइसोमर्स है, ठीक है। फॉर्मूला सेम होने के बाद अगर अरेंजमेंट जो है उनका स्ट्रक्चर्स, मतलब जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे अगर आप देखोगे
यहां ऑक्सीजन के तरफ एक तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक तरफ दूसरे कार्बन की तरफ बॉन्ड है, CH3 लगा हुआ है। यहां देखोगे तो ऑक्सीजन की एक तरफ कार्बन की लिंकेज है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, मतलब कनेक्टिविटी बदल गई। जब भी आपकी जिंदगी में कनेक्टिविटी बदलती है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो यहां पे लिखा हुआ है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों के अंदर जो अगर फॉर्मूला चेक करोगे तो वो अभी भी C2H6O ही आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है। ऐसा कभी नहीं होगा कि फॉर्मूला अलग हो जाए, क्योंकि अगर फॉर्मूला अलग हो रहा है मतलब आप गलती कर रहे हो, तो वो आइसोमर्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। अब सवाल आता है इसकी जो कैटेगरीज है, जैसे मैंने बोला ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे इनमें अरेंजमेंट अलग है सबका, तो मतलब बॉन्डिंग अलग होगी। तो अब क्या करना है उस केस में? उस केस में हमको इसकी कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी जो आती है दैट इज ऑफ चेन आइसोमर्स। क्या होते हैं चेन आइसोमर्स समझने के लिए? बेसिकली जिसमें चेन की लेंथ अलग हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, ये 5 कार्बन की चेन है, ये मेरी 4 कार्बन की चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन का मेन चेन हो गई। यहां करते हैं तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की होगी। तो जब आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ अलग हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ध्यान रखने वाली इसकी बात यह है, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा एंड सेम DU रहेगा। DU इज सेम, ऑब्वियसली फॉर्मूला सेम रखना है उसको। यस, डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन और साइड कार्बन चेन ये आपको अलग होनी चाहिए। साइड कार्बन चेन भी अलग हो सकती है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, उससे ज्यादा आइडिया लगेगा। जैसे कहता है कि सर्च करो कि क्या चेन आइसोमर है या नहीं। देखो भाई 1 2 3 4, तो इसकी 4 कार्बन की चेन होगी। 1 2 3, इसकी 3 कार्बन की चेन होगी। तो यस दिस इज चेन आइसोमर्स, आप ऐसे बोल दोगे। DU सेम है, वो सब देख लें, ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। DU सेम होगा, फॉर्मूला सेम होगा। यहां पे दिख ही रहा मुझे 4 कार्बन 4 कार्बन। यस, इधर देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कार्बन सेम है, DU सेम है। आइडिया यह है कि यहां पे 5 कार्बन की चेन है, यहां पे 4 कार्बन की चेन है, यहां पे 3 कार्बन की चेन है। तो यस, ये भी क्या होगा? ये भी आपका चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल होगा। इसमें आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे तो 5 5 की हो गई, कोई बात नहीं। अगर चेन लेंथ सेम है तो साइड ग्रुप देखा करो। साइड ग्रुप यहां पे 2 कार्बन का है, साइड ग्रुप यहां पे 1 1 कार्बन का है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी आपका एक्चुअली चेन आइसोमर्स का पार्ट होता है, तो आप इसको भी कंसिडर करेंगे इन योर चेन आइसोमरिज्म, तो लोड नहीं है इसका। ठीक है, चलिए और अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स नाम ही बता रहा है कि जिसमें पार्टिकल की पोजीशन अलग हो जाए, दैट इज बेसिकली योर पोजीशन आइसोमर्स। सेम क्या रहेगा? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये मेरे पास है, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास एग्जांपल है। इसको क्या बोलूंगा? दिस इज ब्यूट 2 इन, इसको बोलूंगा ब्यूट 1 इन। ध्यान रखना है इसमें क्या क्या चीजें सेम होंगी। एक तो फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला सेम होगा तभी आपका आइसोमर बनेगा। फंक्शनल ग्रुप भी सेम रखना है इसके अंदर, DU भी सेम रखना है, और सेम पेरेंट कार्बन चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सेम होगी, 1 2 3 4, और यहां पे 1 2 3 4, तो ये भी 4 कार्बन की, ये भी 4 कार्बन की। तो फर्क कहां आ रहा है? फर्क आ रहा है पोजीशन पे, तभी नाम है पोजीशन आइसोमर। ये देखो जरा, डबल बॉन्ड की 2 पोजीशन है, डबल बॉन्ड की 1 पोजीशन है। तो आप अपन इसमें ध्यान रखेंगे कि पोजीशन आपकी चेंज हो रही है, और पोजीशन कहां से पता लगती है? नंबरिंग से पता लग जाती है। तो ये बड़ा आसान होते हैं। बेसिकली इनमें ट्रिक होती है। अपन वो करना क्या है, हम लोग IUPAC नाम सीख रखा है, IUPAC नाम को लिखेंगे। IUPAC नाम से सीधा सीधा इतना करेंगे कि भाई नाम को ना नंबर देख लो, उसका नंबर अलग होगा तो पोजीशन आइसोमर होंगे, और वही इसकी ट्रिक भी बनती है। ये देखो जरा, ट्रिक क्या है? द नंबर इन IUPAC नेम विल बी डिफरेंट बट एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। आपको पोजीशन में डर ही नहीं है कोई। यस, जैसे ये क्वेश्चन है, करो जरा इसमें ढूंढ के देखो। ये तो अभी कर ही दिया मैंने, तो ये तो है ही अभी, ये तो अभी वाला क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया। इसमें देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर आप नाम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये भी क्या है? ये आपका सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ पोजीशन अलग है 1 और 2 की, तो ये भी क्या होगा? पोजीशन आइसोमर होगा। इसमें देखो जरा, ये 1 पे डाइमिथाइल, ये इसको ऐसे लिखेंगे 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम। तो मतलब 1 1 आ रहा है इधर, इधर देखोगे तो 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
तो मतलब मुझे ये भी समझ आ गया कि इसमें भी क्या है, इसमें भी आपकी पोजीशन जो है अलग हो रही है। देखो जरा, यहां पे 1 1 आ रहा है, यहां 1 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल हो गया। इस तरह से बेसिकली देखना रहता है अपने को, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे ना एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मान लो आपको बोलेगा कि भैया पोजीशन आइसोमर बना के दिखाओ। दीज आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कुछ नहीं है, जितने सोच सकते हो उतना सोचो। जैसे ये 1 1 एक तो 1 2 पे बना रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपन एक तो 1 1 पे बना देंगे। देखो जरा, एक आप ऐसे बना दो, 1 1 पे ऐसे बना दो, ठीक है। और क्या है, 1 2 पे बना हुआ तो 1 3 पे बना दो, ठीक है। ये मैंने 1 और ये मैंने 3 पे बना दिया। अच्छा, 1 4 पे बना दो, लो 1 पे बना दिया, 4 पे बना दिया। अब अगर आप में से कुछ लोग हैं बहुत ही ज्यादा दिमाग वाले, तो वो क्या करेंगे, 5 पे और 6 पे भी बनाएंगे। अगर आप 5 और 6 पे बनाओगे, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं 5 वाला, तो 5 पे अगर आप बना लोगे इसको, तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। और अगर आप 6 पे बनाते तो ये वाला और आपका यही वाला इसी का एग्जाम्पल कॉपी हो जाता। तो ये आपको नहीं बनाना क्योंकि वो सेम हो जाएंगे। देख के बना के देख लिया करो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये इसके टोटल पोजीशन आइसोमर्स होंगे। पूछेगा नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, बोल दो 4, ठीक है। मतलब इसमें क्रिएटिविटी देखनी है, इमेजिनेशन खेलनी है इसमें। ऑलराइट, चलिए आगे आते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स, नाम ही बता रहा है एक ऐसा आइसोमर जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, ठीक है। ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। सेम क्या रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है और डीयू सेम रहता है। ये आपने रखना, तब से हम लोग एग्जांपल करते आ रहे हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला एग्जांपल आपका क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर रहेगा। फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, तो यहां पे अल्कोहल, यहां पे आपका ईथर, तो ये क्या हो गए, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। तो अब इसके कुछ कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल ईथर का हो गया, ठीक है, लिखा मैंने अल्कोहल ईथर इज एन एग्जांपल। ये देख लो जरा, अल्कोहल ईथर इज एन एग्जांपल, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का एक एग्जांपल रहता है। 1 2 3 डिग्री अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ध्यान रखते हैं इस बात का कि आपके फॉर्मूला और डीयू सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो आगे देखना नहीं है, पहले ये दो देखो फिर उस पे जाना करना। तभी मैंने इसको लेफ्ट लिखा, उसको राइट पे लिखा है। तो ये अगर आपके दिमाग में क्लियर है, तो एल्डिहाइड कीटोन हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड, ये डाइन अल्काइन हो गया। डाइन मतलब डबल बॉन्ड वाला, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, डीयू सेम रहता है। साइनाइड इज बेसिकली दिस, आइसोसाइनाइड इज बेसिकली दिस। ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए आपके पास, ठीक है। और क्या है, तो एक काम करते हैं, ये अगर आपको पता है तो यहां पे फंक्शनल आइसोमर्स चेक करते हैं एक बार जरा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्लैरिटी तो उसी से मिलेगी। देखो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, डीयू दिख ही रहा सेम है। ये आपका ईथर है, ये आपका अल्कोहल है, दिस इज फंक्शनल आइसोमर्स। यस, इधर आओ जरा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका 1 डिग्री का अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, सबके सब अमीन्स है। ये भी आपका डीयू सेम है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, डीयू भी सेम है, लेकिन फंक्शन ग्रुप अलग है। तो ये आपका वो आ जाएगा। इधर देखो जरा, डाइन और अल्काइन होते हैं जनरली 1 2 3 4 5, यहां 5 कार्बन, 1 2 3 4, यहां 4 कार्बन, फॉर्मूला ही लगा है, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होंगे। इधर देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, वही गलती, 4 कार्बन 5 कार्बन। इवन दो ये एसिड है, ये एस्टर है, मानता हूं, लेकिन इसमें एक लेंथ का फॉर्मूला अलग आ रहा है, तो ये क्या बोल दोगे आप, डीयू आप पे, मतलब इसका फॉर्मूला अलग है, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होगा। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होगा कि बेसिकली एक तो रिंग होनी चाहिए एक तरफ और दूसरी तरफ चेन होनी चाहिए। वो कंडीशंस एज यूजुअल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डीयू, डिफरेंट नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। मतलब जो पेरेंट कार्बन चेन है, एक आपकी साइक्लिक होनी चाहिए, एक आपकी ओपन चेन होनी चाहिए। बात रखते हैं इसके ऊपर, डिफरेंट नेचर होनी चाहिए पेरेंट कार्बन चेन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे करते हैं हम लोग ज्यादातर गड़बड़। हाँ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये है, तो क्या ए और बी है, मतलब पहले फॉर्मूला चेक करो, 4 कार्बन 1 1 डीयू, सही है, फॉर्मूला सेम और डीयू सेम। अब आओ जरा, ये ओपन है ये क्लोज है, तो हाँ ये क्या होगा, रिंग चेन होगा। ए और सी देखो जरा, सब सेम है, फॉर्मूला सेम, डीयू सेम, ओपन क्लोज, ये सही है। ये क्या हुआ, ए सी। यहां पे बी और सी होगा, क्या बी और सी है, फॉर्मूला सेम डीयू सेम, लेकिन दोनों ही रिंग है, दोनों ही रिंग है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे ये फॉर्मूला 3 कार्बन 1 DU, ठीक है, ओपन क्लोज, ये सही है। 4 कार्बन 2 DU, यस सही है, तो ओपन क्लोज सही है। इधर आओ जरा, 5 कार्बन 4 कार्बन, तो ये आपका फॉर्म आइसोमर ही नहीं है, यस, इस तरह से करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो जरा, प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी ये रहेगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी ये है, तो आई थिंक दिख ही रहा है तुमको, 6 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है, सही बात है। ध्यान रखना है दिस इज पीसीसी, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये 6 कार्बन DU2 ओपन क्लोज, ये आपका आइसोमर होगा, ठीक है। इधर आओ जरा, इधर देखोगे तो यहां पे अब की बारी, ये देखो जरा, प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है, दिस इज पीसीसी, ठीक है, DU2 6 कार्बन सब कंडीशन मैच हो रही है, ये पीसीसी है, रिंग ही पीसीसी है, तो ये आपका रिंग चेन आइसोमर नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से करने हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं मेटामेरिज्म के ऊपर। यार मेटामर्स क्या होते हैं, बेसिकली यहां पे फॉर्मूला कंडीशन एज यूजुअल, सेम फॉर्मूला सेम DU, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे आपका ईथर लिंकेज है, दिस इज अ ईथर लिंकेज, तो इसके बगल के जो ग्रुप है R और मान लो R प्राइम, ये क्या होने चाहिए, ये आपके कंपाउंड्स में अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहां पे, तो मान लीजिए मेरे पास ये है, ये देखो मेरे पास 4 कार्बन की एक तरफ ले ली, अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 कार्बन की एक तरफ, सिंगल कार्बन की एक तरफ, ये क्या हुआ, ईथर लिंकेज ब्रिजिंग है। ब्रिजिंग के अगल बगल के जो ग्रुप्स होने चाहिए अलग अलग टाइप के होने चाहिए, डिफरेंट अरेंजमेंट होने चाहिए, तो यहां 2 कार्बन ले लिए, इसमें देखो 3 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ, तो अलग अलग हो गया, इसको बोलेंगे मेटामर्स, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शनल ब्रिजिंग ग्रुप्स होते हैं कौन से होते हैं, आपके सामने सारे बना रखे हैं, यस यू कैन रिमेंबर देम। तो ये आपके ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसके अगल बगल के अगर अरेंजमेंट्स अलग होंगे तो हम उसको मेटामर्स बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये देखो जरा, क्या ये ब्रिजिंग होगा, देखो जरा काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पहली कंडीशन सही है, DU सेम है, अरेंजमेंट देखो जरा, 3 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन 1 कार्बन 2 2 3 1, लेकिन इसमें अरेंजमेंट अलग हो गया 3 का भी, तो यस ये सारे के सारे क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। इसमें देखो जरा 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये 5 है ये 4 है, तो ये तो फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। इधर देखो जरा 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है, इधर 1 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर 2 और इधर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेटामर्स के अंदर सेट हो जाएगा, यस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है जी टॉटोमर्स, अलग सा, थोड़ा हल्का सा अलग सा है जितने अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़े। बेसिकली कुछ ऐसे प्रेमी जोड़े होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक दूसरे में दूसरा इस पहले में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो when two functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other, they are called tautomers and the phenomena is known as tautomerism। जैसे मैं वो एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं कीटो, ये कीटो फॉर्म होती है, ये हमेशा एग्जिस्ट करती है इस फॉर्म के साथ, ये जो है OH डबल बॉन्ड CH2, ये होती है इनॉल, तो ये दोनों आपस में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जब यहां ये होगा वहां वो होगा, वहां जहां वो होगा वहां ये होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स एक तरह की फंक्शनल आइसोमर्स है। देखो जरा यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, वहां पे पाई बॉन्ड और अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ग्रुप्स अलग है, फंक्शनल ग्रुप्स अलग है। तो ऐसे फंक्शनल आइसोमर्स जो एक दूसरे के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इनको टॉटोमर्स बोलते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मल्टीपल टाइप्स की होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं डायड, एक होता है इसको बोलते हैं ट्रायड। डायड मतलब 1-2 पोजीशन से जो हो जाए, ट्राइड मतलब 1-3 पोजीशन से जो हो जाए। हम लोग के सिलेबस में जनरली ट्राइड का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वाला केस है, बट हम एक बार बता देता हूं कौन से टाइप के आपके पास आइसोमर्स होते हैं, ये टॉटोमर्स होते हैं। एक होता है डायड सिस्टम, 1-2 सिस्टम, मतलब 1 और 2 पोजीशन में इंटरचेंज हो रहा होगा, जैसे CN है, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया 1-2 को, तो ये क्या हो जाएगा, NC बन गया, यस। तो इसको बोलते हैं डायड टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, ये भी हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 1-2 हो गया, पर हमारे को इतना वास्ता नहीं है इसना जितना मैं 1-3 से, ये ऑलरेडी मैंने केस डिस्कस किया आपको,
कीटो, ये कीटो में क्या है देखो जरा, 1 2 3 इनके अंदर इंटरचेंज हो रहा है, देखो एक तरह से यहां से हाइड्रोजन इसके पास गया एक तरह से, यस जाता तो सॉल्वेंट से, पर हाँ तुम्हें आइडिया दे दिया, ये 1 2 3, तो 1 और 3 के अंदर इंटरचेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं 1 3 सिस्टम। और ये हमारा कीटो इनॉल के अंदर, हमारा सिलेबस में जो है वो कीटो इनॉल का बहुत डिटेल डिस्कशन है, इसको हम मतलब इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए थोड़ी ज्यादा रहेगी, तो ये हमको डिस्कस करना है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे आता है वो रहता है कि आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशंस, कहां ये हो सकती है, होने की सीधी सीधी कंडीशन होती है, आपको सीधा मैं ट्रिक बता देता हूं। आपको देखना सबसे पहले केस 1, अगर अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक मिल जाए, किसके अल्फा, इस ग्रुप के, ये कीटो ग्रुप है, ठीक है। कीटो का जो पहला कार्बन होगा, कीटो का जो पहला कार्बन होता है इनको अल्फा बोलते हैं, उस अल्फा पे बस एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ढूंढ लो, यहां भी दिख रहा है मुझे, यहां भी दिख रहा है मुझे, तो क्या ये कीटो इनॉल दिखा सकता है, अपन बोलेंगे दिखा सकता है। यहां देख लो, ये है इसका अल्फा, देखो इस पे भी हाइड्रोजन 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 सारे sp3, इधर भी एक हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये भी क्या कर सकता है, दिखा सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा पोजीशन पे देखना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर है तो इट कैन शो योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यस, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस पर ट्राई करिए एक बार, यहां पे देखोगे इसका अल्फा क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, यस, तो ये दिखा सकता है। इधर देखो इस पे अल्फा अल्फा, इधर तो नहीं दिख रहा लेकिन इधर मुझे दिख रहा है, तो ये दिखा सकता है। इधर देखो कोई भी एक ले लो, ये देख रहा मेरे को, यहां अल्फा है, यहां भी अल्फा है, यहां भी अल्फा है, किसके रिस्पेक्ट में देख लो, यहां पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, कोई भी एक उठा लो, ये दिखा सकता है। इधर देखो इसका अल्फा पोजीशन पे है क्या, कुछ नहीं है, बना ही नहीं सकते, तो यहां पे अपन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज, अगर अब केस 2, अगर 1 2 पोजीशन मतलब वही, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये है, तो अगर मान लो 1 2 पोजीशन पे आपके पास पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन आ जाए, तो फिर अपना 3 4 पे जा सकते हैं, 3 4 पे जाके चेक करो, ठीक है। फिर 3 4 मतलब 1 2 अनसैचुरेशन है, तो आप थर्ड कार्बन देख लो, 1 2 भी अनसैचुरेशन है, थर्ड फोर्थ भी अनसैचुरेशन है, फिफ्थ देख लो, 1 2 भी है, 3 4 भी है, 5 6 भी है, तो 7 देख लो, तो ऑड नंबर वाले पे चेक करते रहा करो। तो 1 2 अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड है, क्या 3 है इसमें, नहीं, तो इधर से नहीं दिख सकता। 1 2 अनसैचुरेशन 3 है नहीं, तो दिख नहीं सकता। इधर देखो 1 2 अनसैचुरेशन 3 है नहीं, कर नहीं सकता। 1 2 3 1 2 अनसैचुरेशन 3 है, यस, 3 पे क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज, यस, तो इधर से कर सकता है, और एक भी तरफ से कर जाए तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर देगा। इधर आते, यहां पे देखो इसके रिस्पेक्ट में L1, ये अल्फा, ये अल्फा को 1 बोलते हैं, तो 1 2 3, 1 2 अनसैचुरेशन नहीं कर सकता, 3 पे कर सकता है, 3 पे हाइड्रोजन है, कर सकता है। और सेम ही चीज यहां से भी सोच सकते हो, देखो जरा, यहां से भी 1 2 से नहीं कर सकता, पर 3 पे आपको क्या दिख जाएगा, हाइड्रोजन दिख जाएगा, कर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल आपका क्या कर सकता है, दिस मॉलिक्यूल कैन शो यू अनसैचुरेशन। आई होप दिस इज क्लियर, यस और नो, ठीक है। चलो इसी तरह से ये वाला सवाल ट्राई करके दिखाता हूं, क्या बन रहा है इसके अंदर, लेट्स ट्राई दिस, बताओ यहां पे हो जाएगा, देखो जरा ट्राई करके। 1 2 अनसैचुरेशन नहीं हो सकता, 3 4 अनसैचुरेशन नहीं हो सकता, 5 6 अनसैचुरेशन नहीं हो सकता, 7 देखो जरा, 7 पे आपके पास हाइड्रोजन आ रहा है, sp3 हाइब्रिड आ रहा है, तो ये कर सकता है। सेम हरकत यहां पे करना, 1 2 पे नहीं हो सकता, 3 4 पे नहीं हो सकता, 5 6 पे नहीं हो सकता, 7 पे एक जगह खाली है, यहां से हो जाएगा। इधर देखोगे तो 1 2 पे, 3 4 पे, 5 6 पे, 7, ना यहां हो रहा है, ना यहां हो रहा है, ना यहां हो रहा है, इधर भी नहीं हो सकता। तो ये मॉलिक्यूल आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एक साइड पे डिस्कस कर दिया, दूसरी साइड भी सेम ही चीज हो रही है। आई होप यू गेट द जस्ट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब इससे ये तो पता लग गया कहां पे हो सकता है, अब एक बार करना समझ आ गया कि हाँ ये मॉलिक्यूल है जो जो कर सकते हैं। अब करनी कैसे है ये तो बता दो, है कहां हो सकती है समझ आ गया, पर कैसे करें। तो हाउ टू फॉर्म इनॉल फॉर्म फ्रॉम कीटो, सबसे पहले रिमूव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, डू रेजोनेंस, टेक H+ फ्रॉम द मीडियम। ये 3 स्टेप्स हैं, इसको एक बार देख लो। अब मैं करके दिखाता हूं, जैसे ये मॉलिक्यूल, सबसे पहले क्या है, रिमूव मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पता लगेगा, जीओसी में कैसे ढूंढते हैं, पर एज ऑफ नाउ ये एक ही है हमारे पास, ये अल्फा वाला देखना था। अपन क्या करना है, पहले इसको रिमूव करना है। तो व्हाट यू डू, यू रिमूव इट।
अपन रिमूव करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ये देखो जरा, C डबल बॉन्ड हो, अब CH2 माइनस। अब ये आगे जाके जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे किया जा रहा है ये सब, पर हाँ अभी बेसिक आइडिया ले लेते हैं। यहां से क्या होगा, इसमें करनी होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी अगले टॉपिक का ही पार्ट है, पर मोटा मोटा व्हाट यू डू, आप बस इसको स्विच कर दो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जा रही है, यहां पे आपकी रेजोनेंस हो जा रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सी दिस इज O माइनस, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड हो, दिस इज CH2। अब लास्ट में आपको सॉल्वेंट से H प्लस उठाना है। सॉल्वेंट से जैसे आप H प्लस उठाओगे तो फाइनल स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा इट विल लुक लाइक दिस। तो ये आ गया CH3 COH डबल बॉन्ड हो CH2। अब ये जो स्टेप्स करे दीज आर जनरल स्टेप्स, ये क्लियर आपको जीओसी के बाद ज्यादा अच्छे से होंगे, बट हाँ टॉटोमर्स को आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हो। इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म से आप बना सकते हो। ये कीटो फॉर्म है, ये आपकी इनॉल फॉर्म है। यस, तो कीटो से इनॉल हम इस तरह से बना सकते हैं। क्या स्टेप्स है फिर से सुन लो। सबसे एसिडिक हाइड्रोजन हटा दो, पहली बार जैसे जो भी तक ढूंढ रहे थे। फिर उसका हटाने के बाद रेजोनेंस करनी है, और रेजोनेंस करने के बाद आपको मीडियम से H प्लस उठाना है। बस ये स्टेप्स है। एक मैं और करके दिखा देता हूं उसके बाद, और ये वैसे इसको थोड़ा होल्ड पे भी डाल दोगे चलेगा, ये जीओसी के बाद क्लियर हो जाता है। तो यहां पे अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखना तो वही बताया था, 1 2 पे नहीं है, 1 2 पे नहीं है, फिर 3 पे देखो तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सबसे पहले स्टेप पे इसको रिमूव करना है। तो जैसे आपने रिमूव करा, ठीक है, H प्लस रिमूव करा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, ये है हमारे पास, ये ऐसा बन जाएगा। अब रेजोनेंस इसकी जो होगी आगे जाके सीखोगे, ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे जाती है। तो हमने यहां पे रेजोनेंस कर दी। तो रेजोनेंस करने के बाद मुझे दिख रहा है ये बॉन्ड इधर, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। तो दिस इज O माइनस, ये आपके ऐसे दिख गए। पास लास्ट में क्या करना है, H प्लस मीडियम से उठाना है। तो ये जो H प्लस है ये मीडियम से उठाएगा, तो लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज OH, ये बन गया, ये बन गया। तो एक तरह से फिनोलिक लिंकेज बन गई, और ये बहुत स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपके पास, चलो ये तो अब आगे जाके पता लग गया, एक एरोमेटिक कैरेक्टर जैसा कुछ कुछ आता है, ठीक है, जीओसी में देखेंगे। चलिए, तो बस जीओसी का टेंशन खत्म हो गई। अब आते हैं बिना जीओसी वाले टॉपिक्स पे। अच्छा, एक चीज और, इसी के जैसे कुछ इसके भाई बंधु होते हैं 1,3 सिस्टम के, हमारे को तो नहीं परेशान करेंगे, बट हाँ हमको कीटोइनॉल पढ़ना है, पर इसके जैसे और भी होते हैं। जैसे नाइट्रोसोक्साइम होता है, ये आपके सामने अरेंजमेंट है। नाइट्रो एसिनाइट्रो होता है, अमाइड इमाइडॉल होता है, इमाइन इनामाइन होता है, ये सब है, ठीक है। ऐसे दिख जाते हैं ये, बट अपने को बस वही कीटोइनॉल पे टेंशन लेनी है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब आते हैं, अगर ये मल्टीपल, अब हमने सारे के सारे पढ़ तो लिए, ठीक है, अब सारे के सारे पढ़ लिए, लेकिन व्हाट अबाउट, ठीक है, आपने सारे के सारे बता दिए, पर सर कई बार ऐसा होगा ना, एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा भी दिख जाते हैं, कई बार होगा ऐसी चीज। तो अगर एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा दिखने लग जाए तब आप क्या करोगे? तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, RTFMCP, मैंने बता रखा है, रात को FM बजाया CP में, इसको याद रखना है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। मतलब अगर एक के अंदर स्ट्रक्चर में मल्टीपल चीजें दिख रही हैं आपको, जैसे अभी हमने 6 के 6 पढ़े, तो आप किसको मींस, अगर पेपर में एक ही ऑप्शन बोला है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच आइसोमेरिज्म इज बीइंग शोन, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको दिख रहा है कि 2 दिख रही हैं, तो किसको सिलेक्ट करोगे? उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो जैसे मान लो ये एग्जांपल है, आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा है, दिस इज कीटो और ये आपका इनॉल है, तो मतलब ये टॉटोमेरिज्म भी दिखा रहा है, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म के साथ साथ भाई फंक्शनल भी दिखाएगा। देखो जरा, ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्कोहलिक है, तो ये आपका फंक्शनल भी दिखा रहा है। तो हम लोग किसको सिलेक्ट करें? दोनों ही दिख रही है इसके अंदर, किसको सिलेक्ट करें? तो भाई टॉटोमेरिज्म फंक्शनल से ऊपर आती है, तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? हम लोग टॉटोमेरिज्म को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर सिर्फ आता है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, एक ही चूज करना है, तो अपन टॉटोमेरिज्म को करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स आर बीइंग शोन, और मल्टीपल चॉइस में है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई टॉटोमेरिज्म भी दिखा रहा है, फंक्शनल भी दिखा रहा है। एक होता है कितने टाइप की दिखाता है वो, एक ही दिखा रहा है, तो उसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म को सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है आपके पास, ठीक है, अब हमारा मोटा मोटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला पार्ट तो कवर हो गया। अब इसके अंदर कुछ ऐसे सवाल बन जाते हैं जिसमें कि आपको बताता है कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, बनाओ इमेजिनेशन। तो ये काफी हद तक गेम इमेजिनेशन का भी है, पर कुछ हद तक इसमें ट्रिक्स भी काम आ जाती हैं। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कुछ मतलब थोड़ी टेक्निक बताता हूं कैसे करना है।
5 कार्बन का आपको बनाना है तो इसका ऑब्वियसली चेक करोगे तो डी कितना आएगा 1 + 5 - 6, ये आ जाएगा आपका 0। तो डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग रिंग नहीं है, तो ओपन बनाएंगे सारे। तो आई थिंक पहले तो आप एक पूरी स्टेट चेन बना दिया करो, पहली चीज 5 कार्बन की स्टेट चेन। अब क्या करो 4 कार्बन की स्टेट चेन बना दो, इसको उठा के यहां भी रखते तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करो 3 कार्बन की चेन बना दो, तो अपन ऐसे डाल सकते हैं और ऐसे डाल सकते हैं, ये इमेजिनेशन है, यही पॉसिबिलिटीज है। इसमें थोड़ा बहुत इमेजिनेशन का, थोड़ा प्रैक्टिस का गेम है। तो इसके अंदर कितने बन जाएंगे, मुझे लगता है इसके अंदर 3 बन जाएंगे, C5H12 के 3 बन जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी बना रहे हो तो कुछ ना कुछ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज C6H14। फिर वही वाली बात, DU सबसे पहले चेक करना, इसका DU 0 आ रहा होगा, तो पहले तो 6 कार्बन की स्टेट चेन बना दो, 6 कार्बन की, फिर बनाओ 5 कार्बन की, 5 की बनाई, अब एक बचा हुआ है, एक को या तो इधर लगा सकते हो या फिर उसको यहां लगा दो, ये पॉसिबिलिटी है। अब आता है 3 कार्बन की, सॉरी 4 कार्बन की, तो 4 में पॉसिबिलिटी ये है ऐसे लगा दो, ये एक पे लगा दो 2, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि अपन क्या करो 4 कार्बन लेके एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से आपको इसको इमेजिन करना रहेगा कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हो, वही तरीका बता दिया। ये एल्केन्स में तो सीधा सीधा बड़ी चेन से छोटी चेन की तरफ आना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। अब इसमें ना, अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं जिससे ये वाले क्वेश्चंस काफी हद तक जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू अ ट्रिक, अगर वो ट्रिक आप सही से अप्लाई कर दो तो क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या है वो ट्रिक, आपको ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे कि कहीं भी अगर आपको मिथाइल ग्रुप दिखेगा तो मिथाइल ग्रुप को हम एक तरह से अरेंज कर सकते हैं, बस ये अरेंजमेंट याद रखनी है। कहीं भी इथाइल ग्रुप दिखेगा, इसको आप एक तरह से अरेंज कर सकते हो। कहीं भी प्रोपाइल ग्रुप दिखेगा, इसको आप 2 तरह से अरेंज कर सकते हो। कहीं भी C4H9 ब्यूटाइल ग्रुप दिखेगा तो 4 तरह से अरेंज हो जाता है। कहीं भी C5H11 मतलब पेंटाइल ग्रुप दिखेगा तो आप 8 तरह से अरेंज कर सकते हो। ये अरेंजमेंट का क्या मतलब है बता रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास मीथेन है, मीथेन से हाइड्रोजन निकालोगे तो एक ही तरीके से निकल सकता है, यस। इथाइल है, आप चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, बनेगा तो यही है। प्रोपाइल है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, चाहे आप या तो इस वाले से निकाल सकते हो या बीच वाले से निकाल सकते हो। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसलिए मैंने यहां पे 2 लिख दिया। तो सो एंड सो ऑन जब आप करोगे, जैसे 4 में देख लेते हैं, 4 वाला ये, तो यहां से निकल जाएगा या इधर से निकल जाएगा या इधर से निकल जाएगा या इधर से निकल जाएगा, अरेंजमेंट भी अलग हो जाएगा उसका। तो 4 पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप ये नंबर याद रखते हो ना, ये वाले नंबर याद रखते हो, तो ये ना मॉलिक्यूल के अंदर बहुत हेल्प कर देते हैं हम लोगों की, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तुम्हें आइडिया लगेगा। जैसे मान लो मेरे को बोलता है इसके अंदर बताओ कितने आइसोमर बनते हैं, तो मैं क्या ढूंढूंगा, मैं ये देखूंगा, मैंने देखूंगा यार ये यहां पे ये ब्यूटाइल ग्रुप आ रहा है, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर ब्यूटाइल के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो ब्यूटाइल का तो नंबर सर आपने बताया था कितने होते हैं, सर 4 होता है। तो अपन सीधा क्या करेंगे, सीधा इसका आंसर लिख देंगे 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बस। सर यहां पे C5H11 दिख रहा है, अरे वाह, तो क्या कर दूंगा इस केस में, सर C5H11 का आपने बताया था कितना दिखता है, 8 दिखता है, तो क्या कर देंगे इस केस में, सर इसमें ना मुझे लगता है 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस तरह से बनेंगे। क्योंकि क्लोरीन तो कुछ करेगा नहीं ना, उसमें और वैरायटी नहीं है। हाँ, DU कैलकुलेट जरूर कर लेना पहले, DU यहां पे भी 0 आ रहा है, DU यहां पे भी 0 आ रहा है, क्योंकि फिर वो डबल बॉन्ड वाले पॉसिबिलिटीज या रिंग वाली पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है। तो ठीक है, तो ये चीज हो गई। और बताता तुमको, चलो मैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, अब 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस रिक्वायर्स मच एंड मच मोर प्रैक्टिस, पर हाँ तुम्हें एक जस्ट समझ आ जाएगा कि कैसे किसको किस तरह से अप्रोच करना। C4H10 हुआ यार, इसमें ना DU चेक करना है जरा, तो 1 + 4 - 5 0 आ रहा है। अब ये ऑक्सीजन है, तो यहां पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज रह सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी रह सकती है अल्कोहल की, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी ईथर की। अल्कोहल कैसे बनेगा, आई थिंक सर अल्कोहल का फॉर्मूला ये रहता है C4H9OH, ये अल्कोहल का फॉर्मूला रहेगा, चेक करो जरा, यस। तो यहां पे तो सीधे सीधे पता लग जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, तो यहां से कितने बन जाएंगे, 4 तो आपके अल्कोहल से स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं ईथर। ईथर में बीच में रहेगा ऑक्सीजन, और बगल में आपके ग्रुप्स है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये वाली है, CH3 कितने कार्बन है, ये है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी C2H7, C3H7, तो एक पॉसिबिलिटी ये वाली हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी ये कि दोनों तरफ बराबर कर दो, C2H5
और C2H5, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान नाल। प्रोपाइल को दो तरह से अरेंज किया जा सकता है, मिथाइल को एक ही तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो यहां पे टोटल 2 SI बन जाएंगे। इथाइल को एक तरह से अरेंज किया जा सकता है, इथाइल को एक तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो 1 into 1 यहां पे टोटल एक SI बन जाएगा। तो 2 + 1 + 4 टोटल हमारे पास इस स्ट्रक्चर के कितने बन जाएंगे? 4 5 6 7, तो टोटल 7 SI इसके बन जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो जिससे कि आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो एकदम सेकंड में हो जाएगा, पर थोड़ा टाइम कम लगेगा। हाँ, इमेजिनेशन का गेम इसके अंदर जरूर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं इसके जैसा और करा देता हूं, मतलब इसमें तो पूरा ही पॉसिबिलिटीज खोल के रखनी होती है। ये आपके सामने है, इसमें क्या है C5H10। ये एक्चुअली अगर आप DU निकालोगे ना, तो यहां DU आएगा 1 + 5 - 5, ये 1 आएगा। 1 का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए था कि यहां पे एक पॉसिबिलिटी तो हमारे पास किसकी है, एक तो हम लोग पाई बॉन्ड ले सकते हैं, तो 1 पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, मतलब डबल बॉन्ड हो गया। और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास रिंग की है। ठीक है, तो यहां पे कितने बनेंगे देखो जरा। 5 कार्बन है, तो पहले 5 कार्बन की वो बना दो। यस, यहां तो डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड यहां हो सकता है। फिर है 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन का या तो डबल बॉन्ड यहां होगा, या फिर डबल बॉन्ड यहां होगा, या फिर डबल बॉन्ड यहां होगा। ये पॉसिबिलिटी है। 3 कार्बन की अगर आप बनाते हो तो ऐसा बनेगा, और उसके अंदर डबल बॉन्ड बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो 5 बॉन्ड हो जाएगा, पेंटावेलेंट हम लोग लेंगे नहीं। रिंग पे आते हैं, तो पहले तो 5 कार्बन की रिंग बना दो, फिर 4 कार्बन की रिंग बना दो, यही पॉसिबिलिटी है। 3 कार्बन की रिंग में ये पॉसिबिलिटी है, 3 कार्बन की रिंग में ये पॉसिबिलिटी है, और तो और 3 कार्बन की रिंग में ये एक पॉसिबिलिटी और है। तो ये आपके सामने है। टोटल हमारे पास जो अरेंजमेंट्स बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, यहां पे 10 बन जाएंगी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, तो ये आपके सामने है। अब इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। इसके साथ हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वाला पार्ट कवर हो गया है। अब जो हमको करना है दैट इज बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल हमारा पूरा कवर्ड है, A to Z, जो भी हमें आप पॉसिबिलिटीज पूछ सकता था कवर कर दी, क्वेश्चंस भी करा दिए, डन 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 डन। अब आते हैं स्टीरियो पे ऊपर। स्टीरियो आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 रहता है। स्टीरियो के अंदर एक और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, वो ये है कि स्टीरियो के अंदर फॉर्मूला तो सेम था ही, आइसोमर है तो फॉर्मूला सेम है, इसमें कनेक्टिविटी भी काफी हद तक सेम होती है। चेक करना जरा, यहां पे क्या है, ये देखो जरा, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये देखो जरा, वही आपका अरेंजमेंट नीचे भी है। उसी तरह से यहां पे है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 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 हाइड्रोजन, कार्बन 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 हाइड्रोजन, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉसिबिलिटीज है। यस, तो यहां पे अरेंजमेंट भी सिमिलर है, बट पंगा क्या है, 3D के अंदर, 3D के अंदर जो आप स्पेशल अरेंजमेंट रखते हो वो अलग होगा। मतलब यहां पे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ऊपर एक नीचे। यस, यहां डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड। तो अगर एक ऊपर एक नीचे होता है उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, अगर दोनों सेम साइड होते हैं उसको हम लोग सिस बोलते हैं। तो आइडिया ये है कि यहां पे 3D अरेंजमेंट अलग होता है। अगर आप कनेक्टिविटी की बात करोगे, बॉन्डिंग की बात करोगे, तो वो यहां पे भी सेम रहती है। तो स्टीरियो आइसोमर्स को डिफाइन कर देते हैं, आइसोमर्स हैविंग सेम कनेक्टिविटीज बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, इनके अंदर क्या होगा, दे विल हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे विल हैव डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इनके अंदर फॉर्मूले सेम रहते हैं। कौन से वाले? ये एक तो कनेक्टिविटी सेम रहती है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, बट यस प्रोजेक्शंस आर डिफरेंट। वो प्रोजेक्शंस को ज्यादा डिटेल में तो हम लोग आइसोमेरिज्म में देखते हैं, ऑप्टिकल वाली में, पर हाँ यहां पे आइडिया लग गया आपको कि अरेंजमेंट 3D में अलग होगा। ठीक है, अब आते हैं इसी के अंदर। अब 2 तरह की होता है, मैंने जैसे बता दिया, एक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है जो इस लेक्चर में कवर करेंगे, और एक ऑप्टिकल होगा जो कि हम लोग आगे जाके नेक्स्ट वाले में देखेंगे। बट यस, लेट्स स्टडी विद योर GI कि GI आपके सामने किस तरह से आ रहे हैं। ऑलरेडी एक GI को मैंने कवर कराई दिया आपका। ठीक है, जैसे ये देखो जरा, यहां पे चेक करना, अगर आपके डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड पे ग्रुप है, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप, तो उसको ट्रांस बोलेंगे। सेम देख लो जरा, मिथाइल मिथाइल। और अगर ये सेम साइड पे हो जाए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सिस बोलेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, तो बात करते हैं यहां पे सिस और ट्रांस की, जैसे मैंने बोला। अब जैसे यही चीज हमारे पास ऐसे भी दिखती है, कई बार आप रिंग्स में भी ये चीज देख सकते हो।
बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, यही इसकी डेफिनेशन भी है। दैट इज, आप अगर यहां पे देखोगे तो डबल बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल को आपने पकड़ के ऐसे घुमा दिया, सिंगल बॉन्ड में चलता है पर डबल बॉन्ड में नहीं चलता। सेम चीज रिंग में भी है, आप यहां से इसको पकड़ के ऐसे घुमा नहीं सकते, तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। तो जब भी रिस्ट्रिक्शन आती है, जैसे ये ट्रांसफॉर्म है, ये आपकी दोनों सेम साइड, इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलेंगे। आइडिया ये है कि जहां पे भी रिस्ट्रिक्शन आती है, ये आप बॉन्ड घुमा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, तो उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो जैसे आपने सिस ट्रांस वहां ओपन में देखी, जैसे रिंग में देखी, तो वही चीज यहां पे बोली है कि आइसोमेरिज्म डेवलप्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहती है, ठीक है। अब ये किस किस टाइप में मिलेगी, कहां कहां मिलेगी, ढूंढने के लिए क्वेश्चन मेनली जो आता है वो ढूंढने का आता है कि कहां कहां पे ये हो सकती है और कितनी देख काउंट कर लेंगे नंबर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज होती है, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। व्हाट इज स्टीरियो सेंटर? आप एक कार्बन पे देख लो, ठीक है, एक कार्बन पकड़ो, उसकी दो अटैचमेंट्स देखो, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये अलग अलग है, यस, तो ये आपका क्या हो गया, एक स्टीरियो सेंटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इधर देखो, सेम कार्बन पे अलग अलग अटैचमेंट, ये स्टीरियो सेंटर। और अगर एक डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डबल बॉन्ड। और जो भी एक्टिव डबल बॉन्ड होगा ओपन में, वहां पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, ये स्टीरियो सेंटर है, ये स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स है, तो ये भी क्या कर सकता है, ये भी आपका ये जो बॉन्ड होगा दिस इज एक्टिव डबल बॉन्ड, और ये आपके स्टीरियो आइसोमर, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है, तो एक्टिव डबल बॉन्ड। तो अगर आप देखोगे यहां पे ये क्या था, मिथाइल ऑपोजिट है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म, और इसमें अगर आप देखोगे मिथाइल सेम साइड में, तो दिस इज सिस फॉर्म। तो ये आपकी क्या कर गया, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसने शो कर दी। तो स्टीरियो सेंटर्स होने चाहिए, डबल मतलब आपके पास एक्टिव डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब कार्बन दोनों ही क्या होंगे, स्टीरियो आपके सेंटर रहेंगे। तो वही चीज यहां लिखी हुई है। एन एटम अराउंड विच द एक्सचेंज ऑफ टू एटम्स ऑफ ग्रुप प्रोड्यूसेस स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे ढूंढने वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो टू फॉर्म GI बोथ द डबल बॉन्डेड एटम शुड बी स्टीरियो सेंटर, यस। इफ एनी ऑफ द टू डबल बॉन्डेड कार्बन हैव टू आइडेंटिकल अटैचमेंट, तब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है, दोनों तरफ कार्बन क्या होने चाहिए आपके, वो रहने चाहिए, दैट इज एक्टिव होने चाहिए। तो ओनली एक्टिव डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट GI, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कहां पे आप लोगों को ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है, तो ढूंढते हैं इसके अंदर। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है, देखो जरा, क्या ये कार्बन एक्टिव है, हाँ ये वाला एक्टिव है, क्या ये एक्टिव है, हाँ एक्टिव है, तो ये वाला आपका स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है, क्योंकि आपको दोनों तरफ देखने हैं। तो डबल बॉन्ड का ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, मतलब ये आपका स्टीरियो सेंटर है। क्या ये यहां पे दोनों सेम हो गई, अगर ये दोनों सेम है तो यहां पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकते, और एक्टिव डबल बॉन्ड आपको यहां पे नहीं मिल रहा। इसी तरह इधर आते हैं, ये दोनों सेम अटैचमेंट होगी, तो ये नहीं कर सकता, एक भी नहीं कर सकता, ये वैसे कर सकता था, लेकिन ओवरऑल अपन को क्या चाहिए, दोनों तरफ चाहिए, एक्टिव डबल बॉन्ड चाहिए। यहां देखो मिथाइल है, ये है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया, तो ये एक्टिव है, मतलब ये आपका स्टीरियो सेंटर है। लोन पेयर को भी आप डिफरेंट मानते हो, तो ये भी आपका एक तरह से स्टीरियो सेंटर है, तो देयरफॉर दिस इज अ एक्टिव डबल बॉन्ड, और यहां पे आप लोग GI दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपके ये वाले पार्ट कवर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही वाली GI आपकी रिंग में भी हो सकती है। रिंग में क्या है, आपको एक कार्बन पे देखना है, ठीक है, एक आपको दो स्टीरियो सेंटर्स ढूंढने हैं। तो जैसे यहां पे, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, हाँ ये स्टीरियो सेंटर है, डिफरेंट अटैचमेंट। क्या ये स्टीरियो सेंटर है, हाँ ये स्टीरियो सेंटर है। तो अगर आपके पास दो स्टीरियो सेंटर आ जाए, तो आपके पास GI का स्कोप होता है। इधर देखो, ये क्या है, स्टीरियो सेंटर है, हाँ, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, नहीं भाई ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो यहां पे आप लोग GI नहीं कर पाएंगे। इधर देखो जरा, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, हाँ, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, हाँ, तो इसके अंदर आप लोग बोलोगे GI आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, यस। तो एक कार्बन पे दोनों अटैचमेंट्स देखनी होती है, क्या वो डिफरेंट है, इफ यस इट इज स्टीरियो सेंटर, और दो स्टीरियो सेंटर्स इन रिंग कैन गिव यू GI। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अगर आपके पास साइक्लिक एल्कीन आ जाए, तो साइक्लिक एल्कीन में ना 3 केस बन जाते हैं, 3 से 7, 8 से 11 और 11 से ज्यादा। पहले बात करते हैं 3 से 7। अगर आपके पास 3 से 7 तक की रिंग है, साइक्लिक एल्कीन की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ सिस फॉर्म बनती है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्म बनाने जाओगे ना, इट इज वेरी मतलब ऐसे बोलते हैं कि उससे स्ट्रेन बहुत आ जाता है, तो ओनली सिस फॉर्म इज पॉसिबल। तो इसमें सिर्फ सिस फॉर्म पॉसिबल होती है, एज ट्विस्टिंग द मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। और क्योंकि अगर सिर्फ एक फॉर्म पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर पा रही, तो इनके अंदर हम लोग कोई भी GI नहीं देखेंगे। तो यहां पे आपके पास देयर इज नो GI एट ऑल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं
8 से 11 की, तो 8 से 11 में थोड़ा सा क्या होता है, आप फॉर्म बना सकते हो, मतलब आप इसको पकड़ के ऐसे थोड़ा सा घुमा सकते हो, तो यहां पे आपकी ट्रांसफॉर्म बन जाती है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा स्टेबल तो नहीं होती पर बन जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिस फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी आपकी ट्रांसफॉर्म से। तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल, तो वही लिखा है सिस फॉर्म मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। 8 से 11 में हमेशा सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रांस से पूछा जा सकता है, और हाँ ये जीआई दिखा सकता है। अगर मैं बात करता हूं 11 से ज्यादा की, तो अब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो अब ऑब्वियसली बात है यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस तो हम लोग मिनिमम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, स्ट्रेन रिंग में उतना नहीं है, तो यहां पे एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है आपकी सिस फॉर्म से ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, और ऑब्वियसली बात है यहां पे जीआई भी पॉसिबल होगी। तो ये 3 केसेस को मैंने एक बार को यहां पे समराइज कर लिया, ये अगर आप दिमाग में रखोगे आपका सारा कुछ सेट हो जाएगा। 3 से 60 में आप बोलोगे देयर इज नो जीआई एट ऑल, 8 से 11 में आप बोलोगे जीआई भी होती है और सिस ज्यादा स्टेबल होती है, और 11 से ज्यादा में जीआई होती है और ट्रांसफॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होगी सिस से। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इन दिस, ठीक है। चलिए अब आते हैं जीआई इन एलीन्स। अब कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं, एलीन्स एलीन्स हो गए, ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस हमको देखने हैं, उसके अंदर अब ये स्पेशल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, तो इसमें जीआई होगी कि नहीं होगी वो हमको देखना है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, एलीन्स क्या होता है, जब डबल बॉन्ड लगातार आते रहे, डबल बॉन्ड लगातार हो, ऐसे कनेक्टेड सिस्टम चलते हैं, तो इनको एलीन्स बोलते हैं। तो एलीन्स में क्या रहता है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, देखो यार एक डबल बॉन्ड अगर ऐसा होगा ना, तो बगल वाला डबल बॉन्ड आपका इस तरह से रहता है, तो ये नॉन प्लेनर होता है, ये दिमाग में रखना। एक अगर स्ट्रेट है तो बगल वाला ऐसे होगा, फिर ऐसे स्ट्रेट होगा, फिर ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर एक स्ट्रेट है, एक अगर प्लेन में है, तो ये अंदर बाहर वाले प्लेन में होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसके प्लेन में आ जाएगा। तो मतलब हर ऑल्टरनेट, पहला बगल वाला नहीं, ऑल्टरनेट कार्बन प्लेन में होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके प्लेन में होंगे, ठीक है, और ये यहां पे ये दोनों क्या प्लेन में है, नहीं, ये दोनों आपके नॉन प्लेनर होंगे। और दिमाग में एक चीज रखना कि आपकी जिंदगी में जब भी हमें जीआई देखनी है, जीआई इज ऑलवेज शोन इन अ प्लेनर सिस्टम। अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेनर सिस्टम में दिखती है, वो कभी भी नॉन प्लेनर सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से वही लिखा है, टू एग्जिबिट जीआई वी नीड टू हैव ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन एलीन्स एंड जीआई इज ओनली शोन इन प्लेनर सिस्टम। तो मतलब अगर आप देखोगे यहां पे देखो कितने एलीन्स है, मतलब कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इवन आ रहा है, इसमें जीआई नहीं दिखेगी। यहां देखो ऑड आ रहा है, 1 2 3 3 आ रहे हैं, 3 मतलब ऑड, तो यहां पे आपको जीआई दिख जाएगी। तो अपन इस तरह से सोचेंगे, क्योंकि ऐसे बनाते तो रहेंगे नहीं, पागल थोड़ा है नहीं हम। तो आप काउंट कर लो कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इवन में नहीं होगी, ऑड पे होगी। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है, तो यहां पे जैसे क्वेश्चन करते हैं हाउ टू डू इट। देखो 1 2 3, तो ये आ गया आपका ऑड, तो यहां पे आपको जीआई दिख सकती है, लेकिन हाँ ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, अलग अलग है, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, टर्मिनल वाले देखने, हाँ, तो ये जो होगा ये आपका क्या कर सकता है, जीआई दिखा सकता है, बिकॉज मुझे ना ये दोनों स्टीरियो सेंटर चाहिए, कोने वाले। इधर देखो 1 2 3, क्या ये ऑड है, हाँ ऑड है, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, हाँ इसके अटैचमेंट्स लगे हैं, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, ए और ए, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, तो यहां पे जीआई आपको नहीं दिखेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर ये ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। इसमें देखो जरा 1 2 इवन आ गया, तो इसमें तो वैसे नहीं देखनी। 1 2 3 ऑड आ गया, यस, अटैचमेंट देखो हाइड्रोजन क्लोरीन अलग, तो ये दिखा सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन अलग, ये दिखा सकता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको जीआई दिखा देगा। इधर देखो 1 2 3 ऑड है, हाँ, हाइड्रोजन क्लोरीन दिखा सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं दिखा सकता, तो यहां पे आपको ओवरऑल जीआई नहीं दिखेगी। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एलीन्स का। अब आता है एलीन्स के जैसे मोटा मोटा आइडिया, दिस इज कॉल्ड एट्रोप आइसोमर्स। बेंजीन रिंग्स आपके पास कनेक्टेड वे में रहती हैं। तो वही देखो बात ऐसी है कि अगर आपकी बेंजीन रिंग में ऐसे बगल बगल में अटैचमेंट्स होती हैं तो काफी पास आ जाते हैं, इसलिए ये जो रिंग ऐसे होती है ये थोड़ी सी फ्लिप कर जाती हैं। तो ये अगर एक रिंग ऐसे जा रही है तो एक रिंग ऐसे अंदर बाहर हो जाएगी। तो ये अरेंजमेंट रहता है जब भी बेंजीन के आपके ये पोजीशन रहती है ना, ऑर्थो बोल लो एक तरह से, तो ये पोजीशंस पे अगर आपके पास कुछ एटम्स या अटैचमेंट्स आ जाती हैं तो रिंग आपकी घूमने लग जाती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एट्रोप आइसोमर्स। तो बेंजीन रिंग कनेक्टेड वाया सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या है, फिर वही वाली बात, अगर आपके पास 2 रिंग होंगी तो ये तो नॉन प्लेनर होगा। देखो जरा यहां पे क्या है, 2 रिंग है, तो दिस इज नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर में क्या जीआई दिखता है, नॉन प्लेनर में जीआई नहीं दिखता। तो 2 रिंग कितना, 2 मतलब वही
क्या दो रिंग कितनी होती है? इवन। तो इवन रिंग में जीआई दिखेगा? आप बोलोगे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं ऑड नंबर ले लेता हूं, 1 2 3, ऑड हो गया, 3 रिंग्स हो गई। यहां पे क्या होगा, एक आपकी ऐसे है, एक आपकी ऐसे, फिर आपकी ऐसे। तो आप समझ रहे हो, दिस इज प्लेनर, दिस इज इनसाइड आउट, दिस इज प्लेनर। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आपको जीआई का स्कोप आपके पास है। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है कि जो मेरे ये अटैचमेंट्स है ना, ये वाले कोने वाले लास्ट वाले अटैचमेंट्स, ये क्या रहने चाहिए, ये मेरे अलग होने चाहिए। मेरे को वहां पे जीआई मिल जाएगा। तो मेरा फोकस इनके ऊपर रहना चाहिए। ये जो कोने वाले अटैचमेंट्स है, ये क्या होने चाहिए, ये मतलब ये स्टीरियो सेंटर होने चाहिए। ये और ये अलग हो, ये और ये अलग हो। ठीक है, तो वही चीज यहां पे करते हैं। नंबर ऑफ अटैचमेंट्स, नंबर ऑफ रिंग शुड बी ऑड, यस, ये सेम नहीं होने चाहिए एटम्स, एंड जीआई हैपन इन प्लेनर सिस्टम ओनली। जैसे क्वेश्चंस करते हैं यहां पे, 2 रिंग है, 2 मतलब इवन, इवन में आपके अटैचमेंट्स नहीं, मतलब इवन में जीआई नहीं होगा। 3 रिंग है, सही है। आपको देखने इधर वाले, मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, एक तो ऑड हो गया और अटैचमेंट्स अलग अलग हो गई, तो यहां पे जीआई आपको दिख जाएगा। ठीक है, यस। इधर देखो जरा, मिथाइल इथाइल, मिथाइल ते मिथाइल, तो ये तो है पर ये नहीं है, तो यहां पे जीआई आपको, इवन दो ऑड था लेकिन फिर भी जीआई आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे को ऑड के बाद उसके अंदर अटैचमेंट्स अलग अलग चाहिए। तो ये आपका टॉप आइसोमर्स का है, और जैसा टॉप आइसोमर्स का है, कुछ कुछ वैसा ही स्पाइरो का रहेगा। स्पाइरो में क्या रहता है, डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्टेड होता है सीधा। तो ये एक्चुअल में क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो अगर ये ऐसे प्लेनर है तो ये अंदर बाहर जाता है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ये हमारा नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया। और क्योंकि ये नॉन प्लेनर सिस्टम है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वही वाली बात है, हमको यहां पे इंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पे जीआई तो यहां पे होगा नहीं, इसमें तो जीआई नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यही 3 रिंग्स कनेक्टेड हो जाए, भाई वही वाली बात, ये प्लेनर होगी और ये प्लेनर होगी। तो अब क्या करना है, इनके कोने वाले देखने हैं। ये आपका स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, ये आपका स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। अगर एक तो ऑड नंबर की रिंग्स हो और कोने वाले स्टीरियो सेंटर हो, तो जीआई दिख जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कर, तो ये चीज लिखिए, नंबर ऑफ रिंग शुड बी ऑड और कोने वाले सेम नहीं होने चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो देखो जरा कितनी रिंग आ रही है, 2 रिंग आ रही है, तो इवन नहीं होगा। 1 2 3, 3 रिंग आ रही है, ऑड, यहां हो जाएगा। लेकिन स्टीरियो सेंटर देखो, मिथाइल और मिथाइल, ये नहीं कर सकता, तो यहां पे जीआई नहीं दिखेगा। इधर देखो 3 रिंग है, यस, क्या ये ऑड है, यस। क्या इसके पास कोने वाले स्टीरियो है, हाँ स्टीरियो है। क्या कोने वाले स्टीरियो है, हाँ स्टीरियो है। तो ये आपको जीआई दिखा देगा। बस इसमें इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं कि कहां जीआई दिख सकता, कहां जीआई नहीं दिख सकता। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ये केसेस हो गए। अब इसके बाद इसकी नाम के ऊपर आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाता है कि हम इसे 2-3 नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये तो पता लग गया कहां जीआई हो रहा है, कहां जीआई नहीं हो रहा, दिस वी हैव ऑलरेडी नोन। पर जीआई के अंदर भी अब सवाल आता है कि इसको क्या नाम दे। ठीक है, तो नाम के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक नाम हम लोग सीख चुके हैं, सिस ट्रांस वाला, कि अगर आपके पास सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं उसको सिस बोलते हैं, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं उसको ट्रांस बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सब में। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो यहां पे सेम ग्रुप सेम साइड पे है, जैसे मान लो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, तो ये आप लोग इसको सिस फॉर्म बोलोगे, इसको आप लोग ट्रांसफॉर्म बोलोगे। ऐसे इसमें कर लेते हैं, इसमें भी जीआई दिखता है। तो सेम ग्रुप सेम साइड पे है, तो ये आपका सिस हो गया। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, ये आपका ट्रांस हो गया। इस तरह से मामला चलता है। ठीक है, और कर लेते हैं इसके ऊपर 1-2 सवाल। जैसे ये वाला कर लेते हैं, इसमें एलिन वो दोनों को मिक्स कर देता हूं। तो 2 आ गए, 2 मतलब इवन, इवन में तो जीआई दिखता नहीं। 2 आ गए इवन, इवन में तो जीआई दिखता नहीं। ये ऑड है, ठीक है। क्या ये एक्टिव है, हाँ। क्या ये एक्टिव है, हाँ। तो दोनों स्टीरियो सेंटर हो गए, तो यहां पे जीआई दिख जाएगा, सेम ही मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है, इसको ऐसे डिवाइड करो, ये दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड पे हैं, इसको सिस बोल देना। ये दोनों डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे हैं, इसको ट्रांस बोल देना। तो ये इस तरह से चलते हैं सिस ट्रांस। आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। ऑब्वियसली सिस ट्रांस वही करना है जहां जीआई दिखता है, बिना उसके कोई सेंस नहीं है। ठीक है, यस। अच्छा सर, ये हो गया। अब अगर मान लो, ये तो हो गया कि अगर सिमिलर ग्रुप्स है, मिथाइल है। अब मान लो कल को यहां मिथाइल, यहां इथाइल, यहां प्रोपाइल, यहां ब्यूटाइल, या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सब अलग कर दें। तो अगर मान लो सबके सब अलग हो जाते हैं, उस केस में जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है, दैट इज कॉल्ड EZ कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब ये, अगर आपके मोर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करनी है बता दूंगा, लेकिन अगर मोर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे है उसको E बोलते हैं। अगर मोर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे उसको हम लोग Z बोलते हैं। तो ध्यान इस बात का रखना है यहां पे,
अब ये प्रायोरिटी रूल्स बता देता हूं। एटम विद ग्रेटर एटॉमिक नंबर विल हैव द मोर प्रायोरिटी। एटॉमिक नंबर आई थिंक सब जानते हैं, फ्लोरीन का 9 रहता है, इसका 17 रहता है, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी। ब्रोमीन से ज्यादा प्रायोरिटी आयोडीन की। अब ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गए, आपको पहले ये डिसाइड करना है, मतलब आपको इस तरह से इस सेम स्टीरियो सेंटर पे आपको ढूंढना है किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, इन दोनों में इसकी, इन दोनों में इसकी। अब डबल बॉन्ड को डिवाइड कर दो। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या ये दोनों सेम साइड पे है? हाँ, अगर ये दोनों डबल सेम साइड पे है, इसको क्या बोलेंगे? Z बोलेंगे। इसी तरह से यहां देखना, फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन में से आयोडीन। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड पे इसको क्या बोलोगे आप? E बोल दोगे। तो ये आपके पास चलता है, इनको CIP रूल्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या रूल है? अगर पहले पॉइंट पे एटम सेम हो जाए, जैसे यहां पे पहले पॉइंट पे एटम सेम हो गया, तो फिर अगले वाले पे देखो, तो अब यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो इन दोनों में ये जीत जाएगा। CH2 सेम, NH2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो ये जीत जाएगा। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपने क्या करा? डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे है, इसको आप Z बोल दोगे। सेम यहां चलो, ये आपके हाइड्रोजन क्लोरीन में तो क्लोरीन जीतेगा। CH3 इसको ऐसे करो, इसको लिखो CH2 CH2 फिर आ जाएगा CH3, और इसको कैसे लिख सकते हो? CH2 फिर आ गया H। तो CH2 सेम, फिर हाइड्रोजन और मिथाइल, ऑब्वियसली मिथाइल जीत जाएगा, तो ऊपर वाला जीत जाएगा। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड पे है, इसको आप E बोल देंगे। तो इस तरह से आपका ये मामला चलता है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आओ जरा। अब ये मैं आपको जनरल बता दिया है, फिनाइल सबसे ज्यादा, फिर ट्रिपल, फिर डबल, फिर सिंगल। ये वैसे याद रखना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर आप देखेंगे, इथाइल फिनाइल में फिनाइल जीतेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड जीतेगा। तो ये आपके ऑपोजिट साइड पे हैं, आप इसको E कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। रूल 4, इसी में एक रूल पार्ट 2 है, वही है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड जीतता है, तो ट्रिपल बॉन्ड जीत जाएगा इन दोनों में, फिनाइल और इसमें फिनाइल जीत जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेम साइड पे आ गए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, आप इसको Z बोल देंगे। नेक्स्ट, 4 आइसोटॉप्स हायर मास गेट्स मोर प्रायोरिटी। तो आइसोटॉप्स आ गए, तो जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम जीता, तो कौन आएगा? यहां पे आपको Z देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे आपके ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड लोन पेयर गेट्स द लीस्ट प्रायोरिटी, हाइड्रोजन से भी कम है तो हाइड्रोजन जीत जाएगा। इथाइल मिथाइल में इथाइल जीत जाएगा, अभी हमने करा था, तो ये आपका E कॉन्फ़िगरेशन यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपके मोटे मोटे हो गए। अच्छा, एक से सिन एंटी भी आते हैं, वो भी एक कर लेते हैं। एक तीसरी टाइप की स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्साइम इमाइन एजो की। जो ऑक्साइम के रूल्स हैं वही ऑलमोस्ट एमीन में लग जाते हैं, और आसान से रूल्स है एजो के। ऑक्साइम समझ लोगे तो बाकी सारा क्लियर है। जैसे यहां पे अगर देखोगे, ये ऑक्साइम है, तो जो नाइट OH है, आपको OH और H देखना है। अगर OH H सेम साइड पे है, अगर OH और H सेम साइड पे हैं, हम इसको बोलते हैं सिन। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर सेम साइड पे तो सिन। अगर OH और H डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड पे, हम इसको बोलते हैं एंटी। और अगर H है ही नहीं, जैसे यहां पे देखो H ही नहीं है, तो जो इसकी साइड पे होगा, जो OH की साइड पे होगा, उसको बोलेंगे सिन। तो सिन मिथाइल, एंटी इथाइल, और नाम हो जाएगा कीटो ऑक्साइम। यस, क्योंकि कीटोन बन गया एक तरह से। यस, चलो, इसी तरह के रूल्स आपके इमाइन में है। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, हाइड्रोजन अगर सेम साइड पे है सिन, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे है तो एंटी, और अगर मान लो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन साइड पे जो होगा उसको बोलेंगे सिन, ऊपर दूसरी साइड पे होगा उसको एंटी, एंड ये कीटो इमाइन। ये बन गया आपके पास, ठीक है। चलिए, ऐसा ही आपका एजो आता है। एजो में क्या है, आपको देखना है लोन पेयर किस तरफ है। अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लोन पेयर सेम साइड पे है तो सिन, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लोन पेयर ऑपोजिट साइड पे है तो एंटी। बस ये इसके रूल्स होते हैं, ये दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। बस अब इसके अलावा रह गया नंबर ऑफ GIs। इसके 2 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये, अगर मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसको सिर्फ एक तरफ से नंबरिंग करी जा सकती है, उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को जैसे नंबरिंग मुझे पता है यहां से स्टार्ट होगी, यस, इस तरफ से नहीं होगी ना, कल रूल पढ़ाए थे। तो एक तरफ से नंबरिंग वालों को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इनमें रूल क्या होता है, आपको एक्टिव डबल बॉन्ड ढूंढने होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक ये बॉन्ड भी एक्टिव है, क्योंकि ये आपके पास स्टीरियो सेंटर आ जाएगा, ये भी एक्टिव है, तो आपके पास कितने एक्टिव डबल बॉन्ड आ गए? एक्टिव डबल बॉन्ड आ गए सर 2। तो यहां पे जो GI होते हैं, GI का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4। ये लिखा हुआ फॉर्मूला।
अगर n नंबर ऑफ एक्टिवेबल बॉन्ड्स हैं तो टोटल GI कितने बनेंगे 2 की पावर n। ऐसे देखो यहां पे 1 2 3, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है 3, तो यहां पे जो GI आएंगे कितनी आ जाएंगे 2 की पावर 3, दैट विल बी 8। तो अनसिमेट्रिकल का केस बड़ा आसान है, सीधा 2 की पावर n करना होता है। पंगा सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग हो जाए, उसमें देखना पड़ेगा ऑड है कि इवन है। अब जैसे यहां पे देखोगे ये दोनों तरफ से नंबरिंग करी जा सकती है, तो ये कितना हो गया n की वैल्यू 2 आ गई, 2 मतलब इवन, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p की जगह रखो n बाई 2 माइनस 1, तो रखोगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, दिस इज कमिंग आउट एज 3। अब अगला देखो इसमें कितना n आ रहा है 1 2 3, तो n की वैल्यू आ रही है भैया 3, 3 माने ऑड, तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर, अब ये देखो ये n प्लस 1 बाई 2, दिस इज n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, ये सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस ये कितना होगा 4 बाई 2, 2 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 1, दैट इज कमिंग आउट एज 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि 4 प्लस 2 6 बन जाता है। ये आपके पास है। इसके अलावा एक और आ जाता है, ये थोड़ा सा एडवांस केस है, पर यस एक ट्रिक है जिससे काम आपका आसान हो जाएगा। कभी भी कोई साइक्लिक सिस्टम आ जाए, ठीक है, इसके बाद कवर है, कभी भी साइक्लिक सिस्टम आ जाता है तो इसको कैसे करना है इसी क्वेश्चन के थ्रू दिखा देता हूं। आप देखो कितने कार्बन है अटैचमेंट्स के, जिसके बाद अटैचमेंट्स हैं, आई थिंक ये 3 कार्बन है, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू सर हो गई मेरे पास 3, आपको ढूंढना है n बाई 2, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड 3 बाई 2 कितना हो गया 1.5। तो आपको एक ऐसा नंबर x ढूंढना है जो कि इंटीजर होगा और इस 1.5 से या तो कम हो या बराबर हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा भैया 1। ये 1 क्या मिला, ये 1 वो है जो कि आपको डैश पे रखना है। कहने का मतलब ये कि यहां पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, देखो जरा ध्यान नाल, आप इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हो, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, सबके आपको सॉलिड पे रखना। सॉलिड मतलब ये तुम्हारी तरफ आ रहा होता है। अब क्या है, आप एक एटम को डैश पे रख सकते हो, मतलब ये कि कोई एक क्लोरीन को क्या कर दो डैश पे रख दो, डैश मतलब जो दूर जा रहा है, तो ये आपके पास क्लोरीन आ गया, ये आपके पास क्लोरीन आ गया, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है जो इसमें बन सकती हैं। या तो आप ये बना सकते हो या आप ये बना सकते हो, तो टोटल अगर जीआई पूछेगा तो आप 2 ऐसे जीआईस बना सकते हो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, साइक्लिक के अंदर आप ऐसे करेंगे, ठीक है। सर इसको क्यों नहीं करा, कर दो सेम बात बनेगी, इसको क्यों नहीं कर दो, कर दो सेम बात बनेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये, इसमें भी चेक करोगे तो n की वैल्यू 3 है, n 3 है तो 3/2 करोगे तो 1.5, तो आपका जो x आएगा वो 1.5 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो x कितना आ गया 1। मतलब एक एटम को आप डैश पे रख सकते हो। पहले तो सारे एटम्स को सॉलिड पे रख दो, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, अब एक बार ब्रोमीन को रख दो, तो ये ब्रोमीन को मैंने डैश पे रखा, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक बार आप क्लोरीन को रख दो, एक क्लोरीन रख दिया, ब्रोमीन सॉलिड पे, ब्रोमीन सॉलिड या क्लोरीन सॉलिड पे। बस आपके पास यही 3 पॉसिबिलिटीज इस केस में बनेगी, तो जीआई पूछेगा तो आप बोल दोगे 3, इसके अलावा कोई भी बनाओगे तो स्ट्रक्चर विल रिपीट इटसेल्फ। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द माइंड मैप। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स आपके कंसाइज वे में मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करते हैं अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर इसमें प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, इसके बाद तो जबरदस्त हो जाएगा इस टॉपिक। यस, तो चलिए दैट वाज ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म। आज हमने बेसिकली पूरा स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ढंग से कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।